वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बी आर अम्बेडकर को। मेरी आवाज आ रही है? एक बार चेक कर लेते हैं आवाज आ रही है नहीं आ रही है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बी आर अम्बेडकर को। डिस्कस करेंगे बी आर अम्बेडकर को। चलो ठीक है, आवाज आ रही है? ओके चलो स्टार्ट करते हैं, फिर 2 मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, सो फ्रेंड्स मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों को डेली लाइफ क्लासेस मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को ये वाले कोर्सेज मिल रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये एक बैच कोर्स चल रहा है, बैच कोर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस जून 2020। ये प्रैक्टिस कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस विद एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, ये कोर्स जो है वो मार्च के लिए है। प्रैक्टिस कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये वाला कोर्स जो है फरवरी के लिए है। क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस थ्रू दी एमसीक्यूज, तो ये कोर्स जो है वो आज स्टार्ट हुआ है यानी 10 तारीख से। ठीक है, तो ये कोर्स और कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों की एक क्लास अभी हुई है, तो आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कोर्स क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस थ्रू एमसीक्यूज और कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, ये भी कोर्स आज इसकी फर्स्ट क्लास थी। और बैच कोर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस, ये तो कोर्स चल ही रहा है, आप लोगों को बताए। ठीक है, तो ये क्लासेस इस तरीके से हो रही हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड है, यूज माय कोड मीनाक्षी सिंह ट्यूटर 1996 टू गेट 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो 1400 पर मंथ पड़ेगा आपको। 12 मंथ का लेते हैं, अगर आप में मास्टर्स फर्स्ट ईयर का अगर कोई बच्चा है जो अभी से प्रिपरेशन कर रहा है, तो 875 पर मंथ के अकॉर्डिंग पड़ जाएगा। और 24 यानी 2 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो 700 रुपए पर मंथ पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी में प्लस टैब में जाके। हेलो गुड इवनिंग विक्की, हेलो दीपक, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? कैसे हो विक्की, दीपक? जल्दी से बताइए, फिर हम लोग अभी एक बार मैं ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। मैम अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो दीपक भी गुड है, वेरी गुड। ठीक है, सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, बी आर अम्बेडकर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम देखें
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक व्यक्तित्व के आज हम व्यक्ति को पढ़ेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग अनुराधा, कैसे हो बच्चे? भीमराव रामजी अंबेडकर इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो बाबा साहेब अंबेडकर जो है एक तरह से एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और एक समाज सुधारक थे, ठीक है। तो ये एक तरह से अगर हम देखें तो इन्होंने एक तरह से अगर हम देखें तो दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया, दलित बौद्ध आंदोलन, ठीक है, दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया इन्होंने। और जिस तरीके से आज अगर हम देखें तो भाई पहले जिस अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, ठीक है, अछूत माना जाता था लोअर क्लासेस को, तो इस चीज को भी पूरी तरीके से खत्म करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट और साहसी कदम हम लोग देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। हेलो स्वागतिका, कैसे हो बच्चे? मैम बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसे हो बच्चे? हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बी आर अम्बेडकर को, ठीक है, और यहाँ पर आप भी ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है, इसमें तो ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर इज वन ऑफ द फोरमोस्ट थिंकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत के अग्रणी विचारों में से एक है, फोरमोस्ट थिंकर है मॉडर्न इंडिया के। His thought अगर हम देखें सेंट्रली कंसर्न विद इश्यू ऑफ फ्रीडम, ह्यूमन इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सोशियो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। उनकी सोच अगर हम देखें, उनके थॉट्स अगर हम देखें तो वो सेंट्रली कंसर्न करते हैं किससे? इश्यू ऑफ फ्रीडम से, यानी कि स्वतंत्रता, मानवीय समानता, लोकतंत्र, जो सामाजिक राजनीतिक मुक्ति, इन सभी इश्यूज से रिलेटेड थे, ठीक है। इनके जो भाई अगर हम देखें इनके थॉट जो सेंट्रली कंसर्न थे तो इश्यू ऑफ फ्रीडम, ह्यूमन इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, तो इससे रिलेटेड था। He is a unique thinker of the world who himself suffered much humiliation, poverty, social stigma, rights from his childhood, yet he rose the great educational and philosophical heights. ये दुनिया के अद्वितीय विचारक हैं जिन्होंने खुद को बचपन में ही बहुत अपमान, गरीबी और सामाजिक कलंक का सामना किया था, ठीक है। अगर हम देखें तो एक यूनिक थिंकर है वर्ल्ड में जिन्होंने खुद ही इन चीजों का सफर किया था, ह्यूमिलिटेशन का, पॉवर्टी का, सोशल स्टिग्मा का, इन चीजों का स्टार्टिंग से ही इनका बचपन ही अगर हम देखें, आज जैसे धारावाहिक अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, आई डोंट नो कि वो कौन से चैनल पे आ रहा है, ठीक है, धारावाहिक चल रहा है अभी भीमराव अम्बेडकर जी से रिलेटेड, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें दिखाई हुई, दूरदर्शन पर पहले कभी आता था, ठीक है, एक भीमराव अम्बेडकर जी का, तो वो भी पूरा इतना अच्छे से दिखाया है जो धारावाहिक है, ठीक है, नाटक जो आते हैं। तो इन्होंने देखो किस तरीके से गरीबी का, सामाजिक कलंक का सामना किया, फिर भी वे महान शैक्षिक दार्शनिक ऊंचाइयों तक पहुंचे, ठीक है, महान शैक्षिक और दार्शनिक ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। अब देखिए, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर हु डिमोधिकारी समाजक सुधारक थे, समाज सुधारक, ठीक है। जो बच्चों ग्रेट फेथ था, उनका ग्रेट फेथ था किसके अंदर? डेमोक्रेसी में, ठीक है। अगर हम देखें उन्होंने लोकतंत्र में महान विश्वास और सामाजिक नैतिक आधार का प्रदर्शन किया था, कि भाई ग्रेट फेथ वो रखते थे लोकतंत्र के अंदर, नैतिक आधार का प्रदर्शन किया था, ठीक है। और देखें तो ही वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल क्रिटिक ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट लेड बाय एम.के. गांधी। तो उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, ठीक है, इंडिया नेशनल मूवमेंट था, तो इसको क्या किया था? इसके आलोचकों में से एक थे, ठीक है। गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था ना, इसका बहुत इन्होंने क्रिटिक किया था। ही बिल्ड सिविक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इन्होंने इंडिया के अंदर सिविक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया, बनाया और क्रिटिसाइज किया आइडियोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशन को जो डिग्रेड एंड इंस्लेव्ड पीपल, उन लोगों को एक तरह से अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया उस आइडियोलॉजीज को और उस इंस्टीट्यूशन को जो गुलाम बनाने वाली विचारधाराओं के संस्थानों को एक तरह से इन्होंने अपमानित किया और आलोचना की, ठीक है। लोगों को जो अपमानित करती थी ना, लोगों को जो अपमानित करती थी आइडियोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो गुलाम बनाने वाली विचारधारा जो लोगों को अपमानित करती थी, उन
संस्थाओं का, उन आइडियोलॉजीज का क्या किया इन्होंने, क्रिटिसाइज किया। इतना क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ। अच्छा, मैं अगर क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि भाई इनको जो है अंबेडकर जी को रुको, आंसर दो इसका। अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला था? क्लियर है? सबको बताना है। मैम एक बार इंग्लिश में भी बोल देना बेटा, इनको भारत रत्न कब इन्हें मिला था? जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी का पूछा था ना कि कब उन्हें भारत रत्न मिला, तो वही चीज पूछ रहे हैं यहाँ पर भी। अच्छा 2 मिनट रुकना, बस 2 मिनट रुकना। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया है विक्की ने, सबसे पहले आंसर विक्की ने दिया है, ठीक है। वेरी गुड विक्की, अनुराधा, दीपक, स्वागतिका। बेटा ताज कुरैशी, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। 1990 होगा, उसी 1990 इज द राइट आंसर। उन्नीस सौ 1990 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। दो मिनट रुकिएगा, बस 2 मिनट सारे बच्चे। दो मिनट रुकना बच्चों, बस 2 मिनट रुकना। गिनो कितने हैं एक बार बच्चों, बस 2 मिनट रुकिएगा एक बार। पापा को दे दो। सादर प्रणाम। गुलाम, क्या नाम है आपका? रबानी, गुलाम रबानी, ओके। प्रणाम बच्चे,
गुड इवनिंग मैम। रजनी 1990 में भारत रत्न मिला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। वेरी गुड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1990 होगा, ठीक है। 1990 इज द राइट आंसर। ओके चलो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो जो भी मतलब उन्होंने उन आइडियोलॉजीज का, उन इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिक किया था, जिसमें क्या था, जिसके अंदर लोगों को अपमानित करना, लोगों को गुलाम बनाना, उससे रिलेटेड जो आइडियोलॉजीज थी। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, अंडरटुक several major studies on इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। उन्होंने बहुत ही पढ़ाई की, ठीक है। उन्होंने अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचनाओं, संस्थानों, कानूनों, संवैधानिक इतिहास, धर्म, ठीक है, इनथोडोलॉजिकल, कठोरता, संवेदनता, कई बड़े बड़े अध्ययन किए उन्होंने, ठीक है। लॉ पे पढ़ाई की उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हिस्ट्री, रिलीजन, ठीक है, जो आपका इंथोडोलॉजिकल रिगर एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इन चीजों पे उन्होंने पढ़ाई की। ही वाज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ये तो सबको पता है ना, कि वो क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और डिफेंड किया था उन्होंने की प्रोविजन विद द स्कॉलरली प्रिसिशन एंड सस्टेन आर्गुमेंट विदाउट लूजिंग साइट ऑफ आइडियल्स इट अपहेल्ड वाइल, ठीक है, एट द सेम टाइम होल्डिंग फर्मली ग्राउंड। उन्होंने देखो बच्चों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, विद्वानों के सटीक और निरंतर तर्कों के साथ साथ उन्होंने प्रावधानों का बचाव किया था, ठीक है। जबकि एक ही समय में आदर्शों की दृष्टि से खोए बिना जमीन से मजबूती से पकड़ उन्होंने देखो बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो बौद्ध धर्म अगर हम देखें, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि उन्होंने आदर्शों के जो उनके आदर्श थे, ठीक है, उनके जो आदर्श थे उन्होंने हमेशा बनाए रखे। जो भी उन्होंने चीज अपनी जिंदगी में फेस की, उस चीज को उन्होंने वो किया कि भाई मैं इस चीज को क्या है, कोई भी अछूत नहीं होता है, कोई अछूत नहीं होता। उन्होंने स्टार्टिंग से ये माना, ठीक है, कि कोई अगर मान लो, ठीक है, तो ये चीज थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज भी अपने लाइफ में ये चीज की थी कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं हिंदू जो हूँ, लेकिन मैं हिंदू कभी मरूंगा नहीं। ये चीज उन्होंने बोले थे। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो इसीलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, कब किया था, कौन बताएगा? इन्होंने बौद्ध धर्म को कब ग्रहण किया था बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 1956, बहुत बढ़िया, ठीक है। कब किया था? 1956 में। कब किया था बच्चों? 1956 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो थे, इन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया था, ही एम्ब्रेस्ड बौद्धिज्म, रिकास्टिंग द रिस्पॉन्स टू मॉडर्न एंड सोशली इमेंसिपेटरी अर्जेस हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ हिज फॉलोवर्स पेव्ड द वे ऑफ रिसर्जेंस ऑफ इन मॉडर्न इंडिया। तो हजारों अनुयायियों के साथ, इन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म क्या किया था? ग्रहण किया था। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। हाँ, 1956 में। दो मिनट रुकना बच्चों। ठीक है, तो इतना ही क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे चल रहे हैं हम लोग। जहां पर भी जिस भी बच्चे को क्लियर ना हो तो वहां बता देना, ठीक है। अब थोड़ा सा इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर, अगर हम देखें, इनका जन्म जो हुआ था 1891 में हुआ, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था।
कास्ट के थे, ठीक है। महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है, महाराष्ट्र में एक अछूत महार जाति में इनका जन्म होता है, ठीक है। 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र में अछूत महार जाति में ये पैदा होते हैं और ही सफर्ड ऑल काइंड ऑफ सोशल ह्यूमिलिएशन इन चाइल्डहुड एज वेल इन हिज सब्सिक्वेंट लाइफ ऑफ अकाउंट ऑफ स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अस्पृश्यता के कलंक के कारण ही बचपन से ही अपने बाद के जीवन में सभी प्रकार के जितने भी सामाजिक अपमान थे, जितनी भी इंसल्ट थी, जितनी भी सारी चीजें चली आ रही थी कि आप लोअर कास्ट के हैं, आप यहाँ कुएं से पानी नहीं ले सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वहां नहीं जा सकते, आप अगर बाहर निकल रहे हो तो अपने होने की सूचना सबको देनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ बचा के या कुछ भी। आप अगर पंडित अगर कहीं जा रहे हैं तो आप उनके रास्ते में उनके सामने नहीं पढ़ सकते, इससे वो अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये सब चीजें, ये सब फालतू की जो बातें थी, बेफालतू के जो अंधविश्वास थे, ये सब चीजें फैली हुई थी, अभी करने हैं, यस, ठीक है। तो अस्पृश्यता के कारण क्या था, बचपन से ही और बाद के जीवन में सभी प्रकार के अपमान इन्होंने झेले थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। इन द क्लास ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट। जब ये क्लास में जाते हैं तो बाकी छात्रों के साथ इनको बैठने की अनुमति नहीं थी। जब ये क्लास में जाते हैं तो भाई सबसे आगे बैठ जाते हैं, ठीक है, सबसे आगे बैठ जाते हैं, तो फिर सारे बच्चे उठ के पीछे चले जाते हैं। फिर टीचर आते हैं तो कहते हैं कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। तो फिर उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई, तो वो पूछते हैं कि कौन सी जाति का है तू, ठीक है, तो वो कहते हैं मैं महार जाति का हूँ। तो कहते हैं अरे पीछे हट, ठीक है, इस तरीके से। तो वो कहते हैं चलो जाके पीछे बैठ, इस तरीके से। तो उनको सबसे पीछे क्लास में बिठाया जाता है, ठीक है। तो उनको अगर हम देखें तो इनकी क्लास में भी क्या नहीं था बच्चों, उनको सबके साथ बैठना अलाउड नहीं था, क्योंकि वो महार जाति के थे। ही हैड ड्रिंक वाटर ओनली इज हैंडपंप इन स्कूल परसू द मेंबर ऑफ द अपर कास्ट फ्रॉम द अबव। और उन्हें स्कूल में केवल हैंडपंप से पानी, यानी जो हैंडपंप होता था, हैंडपंप जो होता था, उससे भी पानी पीने की आज्ञा नहीं थी। पानी पीने की आज्ञा तब थी, वो पानी पी सकते थे। तो कब पी सकते थे पानी, जब कोई वहां पर जो चपरासी होता था वो आता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन वो पानी नहीं पी सकते थे, उसको हाथ नहीं लगा सकते थे। ऊपर से ऊंची जाति के सदस्यों द्वारा डाला गया था ये चीज कि आप हैंडपंप से पानी नहीं पी सकते, आपको अगर कोई पानी पिलाएगा तो वो चपरासी पिलाएगा। लर्निंग संस्कृत लैंग्वेज वॉज डिनाइड टू हिम। अब भाई संस्कृत भाषा सीखने से भी मना था उन लोगों को, महिलाओं को और लोअर कास्ट के लोगों को। संस्कृत सीखना अलाउ थोड़ी था, बताया था ना ये चीज मैंने, संस्कृत सीखना अलाउ नहीं था, यस। और इसीलिए इंस्पाइट ऑल दीज हर्डल्स ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड वेंट आउट टू डू हिज मास्टर एंड पीएचडी फॉर कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन यूएसए, ठीक है। इन सभी बाधाओं के बावजूद उन्होंने सफलतापूर्वक बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और फिर बाद में पीएचडी और मास्टर्स के लिए, मास्टर्स एंड पीएचडी, मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडी के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है, यूएसए में। उसके बाद देखो क्या जन्म इनका महू में हुआ था, एमपी, बेटा महाराष्ट्र में हुआ था ना। रुको लेट मी चेक, एक बार मुझे चेक कर लेते तो फिर भी। मैं इसे चेक करके आपको बताऊंगी, ठीक है। वो जो फोन इसमें ना गूगल का नहीं मानता है, तो इसीलिए ये बुक से नोट्स है जो मैंने आपके नोट्स बनाए हैं ना। अच्छा आप भी वहीं से हो, ठीक है ठीक है ठीक है। आज उसे बहू को अंबेडकर नगर बोलते हैं ना। चलो मैं देख लूंगी इसको, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं वहां हुआ होगा, ठीक है, मैं एक बार देख लूंगी, ठीक है, मैं एक बार देख लूंगी चेक करके, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है।
अब देखिए बाकी देख लो, बाकी का देखो। तो ही वॉज इन्फ्लुएंस बाय द लिबरल एंड रेडिकल थॉट्स करेंट इन अमेरिका एंड यूरोप, मोर पर्टिकुलर विद द थॉट दैट इमर्ज फॉलोइंग द फ्रेंच revolution. Struggle against racial discrimination in America helped his resolve to fight against caste based operation in India. तो वो अमेरिका और यूरोप में उदारवादी और कट्टरपंथी विचारधाराओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बड़े इन्फ्लुएंस हुए थे किससे, लिबरल और रेडिकल थॉट से, ठीक है, अमेरिका के और यूरोप के। और इसमें क्या था, विशेष रूप से उन्होंने विचार के साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति के बाद उभरे, और अमेरिका में जो नस्ली भेदभाव हो रहा था, नस्ली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था, कहां पर, अमेरिका में, ठीक है, उसमें भी बहुत हेल्प की थी, ठीक है, भारत में जातीय आधारित उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए कि भाई फाइट करनी है अगेंस्ट कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, कहां पर, इंडिया में। तो जो अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, इससे भी बहुत चीजें इन्होंने सीखी थी। ही केम टू डीपली कंसर्न विद अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया। भारत में व्याप्त छुआछूत जाति प्रथाओं में उसका गहरा संबंध था, और at the same time he probed the impact that colonialism and economic politics social life of India, और उसी समय उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक जीवन पर प्रभाव की जांच भी की थी कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, ठीक है, हमारी लाइफ पर, ठीक है, ये चीज हुई थी। अब देखिए इनका जो एमए डिसर्शन था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, पीएचडी थीसिस थी आपकी ऑन द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और डीएससी डिसर्शन अगर हम देखें, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशन थे, ठीक है, कॉलोनियल इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स के लिए, एंटी कॉलोनियल इकोनॉमिक थॉट के लिए, ठीक है, इनका बड़ा शानदार योगदान माना जाता है ये वाला, कि इनका बड़ा शानदार योगदान था ये, ठीक है। ये देखो, ब्रिटिश भारत में गांधी वित्त के विकास पर थीसिस, ठीक है, और रुपए की समस्या पर शोध और उसका मूल और उसका समाधान, और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक विश्लेषण जो है आपका, प्रॉब्लम, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन, ठीक है, ये ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशन था, ये क्या था, ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशन था, शानदार योगदान था ये, ठीक है, औपनिवेशिक विरोधी आर्थिक विचारों के लिए। चलो अब देखिए, अब ये कंप्लीट कर लेते हैं अपनी पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और वापस आते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ौदा महाराजा, क्योंकि भाई इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। बड़ौदा के जो महाराज थे बच्चों, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इनसे प्रॉमिस लिया था कि आप जब वहां से पढ़ाई करके आ जाएंगे तो आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे, आप हमारे यहाँ काम करेंगे, आपको इतने साल की, मतलब एक तरह से इतना टाइम आपको सर्व करना पड़ेगा। लेकिन जब वापस आते हैं ना, ये जब वापस आते हैं तब इनको जाति प्रथा से बहुत ज्यादा, ये सब चीजें होते तो ऊंची पोस्ट में है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। अभी हम आगे चलेंगे। ओके ठीक है, ओके, गुड इवनिंग सन्नी। बच्चे हम लोग बी आर अम्बेडकर डिस्कस कर रहे हैं, आप भी ध्यान देना, ठीक है। अब पीएचडी से वापस आते हैं, रिटर्न आते हैं, ठीक है। तो बड़ौदा महाराज एक तरह से इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से बड़ौदा महाराज के प्रशासन में सेवा करने के लिए लौटे और अमेरिका में अपनी शिक्षा को प्रयोजित किया था, ठीक है। भाई भेजा ही उन्होंने था, तो इसीलिए जो भी पैसा वैसा लगाया था, तो इसके बदले इन्होंने प्रॉमिस लिया था कि आप जब वापस आएंगे तो हमारे यहाँ पर काम वाम करेंगे, आप हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने हाँ कर दी कि भाई ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशन ही हैड टू सफर द पैक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। लेकिन वहां पर भी काम करने जाते हैं, वहां पर भी क्या होता है, हमारे बी आर अम्बेडकर जी को जो आपकी अस्पृश्यता को झेलना पड़ता है। तब भी वहां पर जाते हैं, जब बड़ी पोस्ट पे होते हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पे होते हैं वहां पर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, फिर भी उनको क्या करना पड़ता है, अस्पृश्यता को झेलना पड़ता है। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो ज्यादा, फिर ही लेफ्ट इज सर्विस, वहां से वो छोड़ देते हैं। फर्स्ट फॉर्म द सम टाइम प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कुछ टाइम पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर रहते हैं, ठीक है, जो आपका ये इसमें कॉलेज था, ठीक है, सिडनम कॉलेज, इसमें कॉमर्स एंड इकोनॉमिक, बॉम्बे में। उसके बाद देखो, यहां तक सबको क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। जल्दी से बताओ, क्लियर है सबको? आप लोग
हैं आगे। चलो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताना, ठीक है? जहां जिसको नहीं समझ आया तो बता देना, मैं दोबारा बता दूंगी। लास्ट बुक कौन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की? इनकी लास्ट बुक कौन सी है? इनकी लाइफ की लास्ट बुक इनकी कौन सी है? इस बुक को बच्चों, जो ये इनकी बुक थी ना लास्ट बुक, तो इनकी जो लास्ट बुक थी ना, तो ये इन्होंने अपने मरने के कुछ मतलब अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही से खत्म किया था, मतलब लेकिन ये प्रकाशित जो हुई थी ना, पब्लिश जो हुई थी इनकी आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद वो पब्लिश हो पाई थी। तो लास्ट बुक का नाम बताओ, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। वेरी गुड विक्की, वेरी गुड ताज, बहुत बढ़िया। क्या है? द बुद्धा एंड हिज धम्मा। क्या है? द, ठीक है, 2 मिनट रुकना। हाँ, ये इनकी लास्ट बुक थी। ऑप्शंस बेटा, ये आंसर आगे मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है? 1954 की हो जाएगी ना, 1954 हो जाएगा। हाँ, क्लियर हो गया? चलो ठीक है, मैं आगे करती चल रही हूँ, ठीक है भाई? जिसको जहां पर भी देखो, जहां पर भी किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना कि मैम ये स्लाइड नहीं समझ आई, ठीक है? बाकी हम चल रहे हैं आगे। अब ही मेड अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर जो आपका था शॉर्ट ब्रॉड कमेटी, ही परसीव्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1990 pleaded a separate representation of depressed classes as the untouchable and low caste communities were then known। अब क्या था, उन्होंने 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में साउथ बोरो समिति के समक्ष एक प्रतिनिधित्व किया, ठीक है? यहाँ पर वो क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ पर वो दबे कुचले वर्गों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का अनुरोध किया कि भाई जो दबे कुचले लोग हैं, जो डिप्रेस क्लासेस हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पर क्या बात की? सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात की। किसके लिए? जो डिप्रेस क्लासेस थी उसके लिए, कि जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए डिप्रेस क्लासेस के लिए, एज अनटचेबल्स, लो कास्ट कम्युनिटीज के लिए, ठीक है? अब क्या हुआ, इन्होंने अछूत निम्न जातीय समुदायों को जाना जाता था, ठीक है? तो एक तरह से इन्होंने दबे कुचले लोगों के लिए, जिन्हें अछूत बोलते थे, निम्न जाति के बोलते थे, ठीक है, इन कम्युनिटीज के नाम से जाना जाता था, अछूत और निम्न जाति कहा जाता था उस वक्त। तो इनके लिए क्या बात की कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अम्बेडकर से रिलेटेड कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, ठीक है? तो ये वाला जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात की उन्होंने डिप्रेस क्लासेस के लिए, यस की थी, ठीक है? ही स्टार्टेड मूक नायक। ये मूक नायक याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मूक नायक स्टार्ट की फोर्टली इन मार्च इन जनवरी 1920 एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड डिप्रेस्ड क्लास हेल्ड द ईयर प्रिसाइड ओवर द साहू महाराज ऑफ कोल्हापुर। देखो मैं बता देती हूँ, इसको पहले कर लेते हैं, फिर मैं 5 आप लोगों को पत्रिकाओं के नाम बताऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1920 में मराठी के इसकी शुरुआत की थी, मूक नायक की, ठीक है? और ये एक तरह से डिप्रेस क्लासेस से पहले अखिल भारतीय सम्मेलन भूमिका निभाई थी और इसकी अध्यक्षता कोल्हापुर के शाहू महाराज ने की थी, ठीक है? उन्होंने 1920 में क्या किया, मूक नायक को स्टार्ट किया, जो मराठी में थी, जनवरी 1920 में, ठीक है? और उसके बाद इन्होंने डिप्रेस क्लासेस से पहले इन्होंने अखिल भारतीय सम्मेलन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर लीड किया था रोल, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, जो कि एक तरह से इसमें जो इसकी अध्यक्षता की थी तो वो साहू महाराज जो थे कोल्हापुर के, इन्होंने क्या किया था, प्रिसाइड किया था, यानी अध्यक्षता इसकी की थी, ठीक है? अब मैं आपको 5 जो है पत्रिकाओं के नाम बता देती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहली पत्रिका तो आपके सामने है, क्या है? मूक नायक।
ये कब की है? 1920 की है, ठीक है। मूक नायक, अच्छा 54 या 56? अच्छा रुको रुको रुको, हाँ बेटा 1956, लेकिन जो पब्लिकेशन ईयर है ना इसका, जो पब्लिकेशन ईयर है इसका, सॉरी मैंने आप लोगों के मैसेज नहीं देखे, ठीक है। जो इसका पब्लिकेशन ईयर है, सॉरी मैंने ये 1954 लिख दिया, 1954 नहीं होगा। इसका जो पब्लिकेशन ईयर है वो है 1957 है, 1957 इसका पब्लिकेशन ईयर। हो तो कंप्लीट तो उन्होंने कब कर ली थी? 1956 में ही कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। हो तो 1956 में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन जो पब्लिश हुई है तो वो 1957 में हुई है, ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है? 56 सही है, 56 सही है। हाँ विक्की ने भी बताया मैम 56 की, मैम बिल्कुल 56 की है विक्की, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, ठीक है। हाँ मूक नायक हो गई, इसको बोलते हैं गुंगा का नेता, गुंगा का नेता, ठीक है। फिर दूसरा है आपका बहिष्कृत भारत, ये 1924 का। थर्ड अगर हम देखें समानता यानी इक्वालिटी, ये 1928। फिर आ जाओ फोर्थ पे, फोर्थ है जनता, 1930। फिर पांचवा है आपका प्रबुद्ध भारत, क्लियर है? प्रबुद्ध भारत जो 1956 का अराउंड है, ठीक है, ये वाला तब का ही है जब उनका लास्ट टाइम था 1956। क्लियर है ये? अब देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या करते हैं? एम्फेसिस करते हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प के लिए एंड टास्क को इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल एज ट्राइबली रेस्टिंग देमसेल्फ, हिज विजन ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिज आइडियाज ऑल राइट डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीजिंगली पिट हिम अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एम के गांधी अनडिस्प्यूटेड लीडर, ठीक है। अब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपके अनटचेबल्स थे, ठीक है, उन लोगों को आत्म सहायता पर जोर दिया, एम्फेसिस किया किस पर? आत्म सहायता पर जोर दिया, अछूतों की मुक्ति के कार्य के रूप में मुख्य रूप से बोला कि ये आत्म सहायता यानी कि खुद अपनी सहायता करना सीखो। अगर आप अपनी सहायता कर रहे हो ना तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आधुनिक भारत की उनकी दृष्टि से सभी अधिकार लोकतंत्र प्रतिनिधि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एम के गांधी के इसके बिल्कुल निर्विवाद देता था। इनको तो वैसे ही क्रिटिक करते हैं वो, ठीक है, बिल्कुल अगेंस्ट थे इनके नेशनल कांग्रेस के और एम के गांधी के, ठीक है। अब देखिए दिस पोजीशन वाज, अगर आप देखें अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें 1931 में गोलमेज सम्मेलन होता है, इसके विरोध में 12वीं ग्रुप से दिखाई दिए, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, ठीक है, यहाँ पर अम्बेडकर क्या करते हैं? डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस की, ठीक है। यहाँ पर क्या बात करते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। यहाँ पर वो अलग निर्वाचन मंडल की मांग कर डालते हैं कि एक अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए, जो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में एम के गांधी ने विरोध किया, ठीक है। इसमें क्या किया उन्होंने?
एक तरह से एम के गांधी ने इस चीज का विरोध किया था कि अलग निर्वाचन मंडल नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का किसने विरोध किया था, तो गांधी जी ने विरोध किया था। तो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में वो क्या करते हैं, 1931 में अलग निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ एक क्वेश्चन बताना सभी बच्चे, ठीक है। मैम रिपीट, ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एम्फेसिस किया था सेल्फ हेल्प पे कि भाई सेल्फ हेल्प सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ये सब चीज अनटचेबल्स के लिए की। और सबसे जो एक तरह से अगर हम देखें अगेंस्ट में थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के और एम के गांधी के, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा हमें प्रकट हुई, हमें दिखाई दी, कहाँ दिखाई दी, 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, गोलमेज सम्मेलन होता है। तो गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पर वो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते हैं वो डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए फॉर डिप्रेस क्लासेस, की सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, एक अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए, किसके लिए, अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए डिप्रेस क्लासेस के लिए, ठीक है। लेकिन इसकी जो एम के गांधी होते हैं वो क्या करते हैं, इसको अपोज करते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, ठीक है। एम के गांधी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस क्या करते हैं, इसको अपोज करते हैं कि गलत है, ठीक है। कांग्रेस के प्रतिनिधि और सांसद गांधी, ठीक है, इनको क्या करते हैं, गांधी जी का विरोध करते हैं। क्लियर हो गया स्वागती का? गलत है। दो ही थी ना, 1931 दो ही थी, पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ऐसे हुआ था, ठीक है। इसे पढ़ लेना बच्चे, आप देख लेना जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो दो हुई थी, ठीक है। अब देखिए एम के गांधी वेंट टू फास्ट unto death against communal award 1932 that are granted separate electoral to the untouchables। तो एम के गांधी 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार के खिलाफ आमरण अनशन पर चले जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं 1932 में एम के गांधी जी क्या करते हैं, आमरण अनशन में चले जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया, जिसने अछूतों को अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया उसके खिलाफ कि भाई ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, इसी के खिलाफ क्या होता है 1932 में एम के गांधी आमरण अनशन में चले जाते हैं। अब क्या होता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर negotiated on the behalf of depressed classes and signed the Pune Pact agreeing joint electoral with reservation for depressed classes that led to withdrawal the fast by MK गांधी। अब क्या होता है, अब ये अलग अलग इलेक्ट्रल कॉलेज की बात कर रहे थे कि भाई एक अलग से चाहिए, ठीक है, एक अलग निर्वाचन मंडल चाहिए। लेकिन अब ये एम के गांधी क्या हुए, आमरण अनशन में चले गए। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोचा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अब इस चीज के लिए बातचीत का रास्ता निकाला कि भाई बातचीत करके कुछ ना कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या करते हैं, डिप्रेस वर्गों से बातचीत की और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंदर डिप्रेस वर्गों के लिए क्या था, आरक्षण के साथ साथ संयुक्त निर्वाचन की सहमति व्यक्त की। और इसके अंदर गांधी द्वारा उपवास को भी वापस ले लिया गया कि जब बात सुनी कि भाई इलेक्ट्रल जो कॉलेज नहीं हो रहा है, सेपरेट इलेक्ट्रल कॉलेज नहीं हो रहा है, सेपरेट जो आपका अलग निर्वाचन मंडल अब नहीं हो रहा है, अब क्या होगा, वो लोग उसी में ही सब करेंगे, अपने वोट देंगे, ठीक है। लेकिन उनको क्या मिलेगा, सिर्फ आरक्षण मिलेगा। आरक्षण की बात से फिर वो वापस आ जाते हैं आमरण अनशन से, जो उन्होंने उपवास कर रखा था वो तोड़ देते हैं, वापस ले लेते हैं, ठीक है। जो ईयर है ना, ईयर में कल आप लोगों को पक्का वो कर दूंगी, ठीक है बच्चों। गूगल से अगर आप देखते हो तो गूगल वाला नहीं माना जाता है, अगर आप किसी बुक से देखकर बता रहे हो तो वो चीज मानी जाती है,
ठीक है, तो गूगल में कभी कभी गलत भी दिया होता है, तो प्लीज उसको फॉलो ना करें। ठीक है, बुक का जो होता है, बुक में अगर कहीं पर दिया हुआ है तो उसको देखें। ठीक है, मैं इसको आप लोगों को कल जो ईयर है वो कल पक्का सारे जो आप लोगों को डाउट लग रहे हैं ना, कल आप लोगों को मैं आप लोगों को इसमें सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। कल इसका पार्ट 2 है ना, तो पार्ट 2 में मैं जल्दी जल्दी में रिवाइज करवाऊंगी, तो सारे जो ईयर है आपको वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब 1936 में क्या होता है? 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अब ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फाउंड करते हैं, जिसके अंदर कंटेस्टेड 17 सीट्स इन द इलेक्शन ऑफ 1937। 17 सीटें 1937 में बॉम्बे प्रोविंस से जीतती है, और 15 ऑफ दैट, ठीक है, 17 में से 15। ठीक है, तो 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, और 1937 के इलेक्शन बॉम्बे प्रांत के चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 15 सीटें जीती। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर इज द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग ऑफ पाकिस्तान इंट्रोड्यूस द न्यू कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग जो था, ठीक है, पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग ने राष्ट्रीय आंदोलन में नए जटिल मुद्दे पेश कर दिए, और डॉक्टर जो अंबेडकर थे स्टैब्लिश करते डिफरेंट पार्टी द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन 1942। तो डॉक्टर अंबेडकर ने डिफरेंट पार्टी क्या की? स्टैब्लिश की, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में, और अपॉइंट किया नंबर ऑफ वायसराय काउंसिल द सेम ईयर फॉर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर। ठीक है, इसमें 1942 में एक अलग अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। ध्यान रखना, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1952 में, ठीक है, और 5 साल की अवधि के लिए परिषद में कई सदस्यों को नियुक्त किया गया। अम्बेडकर को बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। ठीक है, अम्बेडकर को इलेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बंगाल। ठीक है, बंगाल से चुना जाता है इन द असेंबली, और यूनाइटेड इंडिया द कांग्रेस ऑफ मुस्लिम लीग वर्किंग टुगेदर। और उस वक्त क्या थे? अगर ये संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं बंगाल से अम्बेडकर, और विधानसभा में कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ मिलकर काम करने के लिए एकजुट भारत की दलील दी थी कि हम एकजुट होकर काम करेंगे। ठीक है, तब अब देखिए क्या होता है। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकेम द लॉ मिनिस्टर ऑफ नेहरू कैबिनेट इन अगस्त 1947। अब क्या होता है, जो हमारे ये अपॉइंट होते हैं चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और 1947 में कानून मंत्री, एक तरह से मंत्री, नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री भी बनते हैं। ठीक है, इन क्षमताओं में उन्होंने भारत सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के साथ साथ स्वतंत्र और समतावादी ढांचे की परिकल्पना के निर्माण और बचाव भी किया था। यानी कि जो ये दोनों कैपेसिटीज थी, कॉन्सेप्चुअलाइज, फॉर्मुलेटेड, डिफेंड अ फ्री एंड एग्लिटेरियन फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक लाइफ इन इंडिया। ठीक है, सेफगार्ड फॉर द डिसएडवांटेज और ऑटोनॉमी फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक कल्चरल ग्रुप इन इंडिया। अब अम्बेडकर जो है रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, अम्बेडकर रिजाइन कर देते हैं बच्चों नेहरू कैबिनेट से। कब? 1951 में। ठीक है, 1947 में काम करते बच जाते नेहरू कैबिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1951 में ये इस्तीफा दे देते हैं। अब स्ट्रॉव टू वर्क आउट एन अल्टरनेटिव लैक ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड इनएबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इफेक्टिव फंक्शन इन इट्स एब्सेंस। इन्होंने इसमें क्या बताया? इसके अंदर उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों, भाषाई और सांस्कृतिक समूह के वंचित और स्वायत्ता के लिए, ठीक है, ऐसा वो क्यों करते हैं? भारत के अंदर जो धार्मिक अल्पसंख्यक थे, धार्मिक जो अल्पसंख्यक भाषाई रूप से थे, अल्पसंख्यक जो सांस्कृतिक समूह के रूप में थे, जो वंचित रह गए थे, उनकी स्वायत्ता के लिए, उनके ऑटोनॉमस के लिए, उनकी ऑटोनॉमी के लिए उन्होंने ऐसा किया था। अम्बेडकर 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा करते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की कमी और संवैधानिक लोकतंत्र की अक्षमता देखते हैं कि भाई संवैधानिक लोकतंत्र की अक्षमता से प्रभावी ढंग से कार्य करने की असमर्थता के विकल्प के रूप में वो देखते हैं। तो क्या करते हैं? 1951 में अम्बेडकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको?
क्लियर। चलो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताना, ठीक है। यहाँ पर पूछ रही हूँ, फिर उनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स देखेंगे कि उनकी राइटिंग्स कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा मुझे बताना कि चलो देखो बताना बच्चों, बेटा 2 विकी है यहाँ पे। देखिए अंबेडकर जो है, क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लिखा है मैंने, अंबेडकर के निम्न में से गुरु कौन से नहीं है, ठीक है। तो बताना है कौन से गुरु नहीं है, मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रही हूं। तत्ता गौतम बुद्ध, ठीक है, संत कबीर, रैदास, रुको, नहीं ये वही, ठीक है वही। बताओ तत्ता गौतम बुद्ध, संत कबीर, रैदास या महात्मा ज्योतिराव फूले। अभी बताऊंगी, ठीक है। विक्की का 3 है, दीपक का C है, ऑप्शन C कंफर्म है या नहीं है, अभी बताऊंगी, रुक जाओ। एक ही विक्की है बट अकॉर्डिंग अलग 2-2 है। अरे भाई रजनी आंसर दो, बाद में देख लेना कितने विक्की है। आंसर दो आंसर। स्वागतिका अगेन बोल दूं, अंबेडकर के कौन से गुरु नहीं है, कौन से भाई गुरु नहीं है, तो गौतम बुद्ध, कबीर, रैदास या ज्योतिराव फूले, ठीक है। डी लग रहा है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, राइट आंसर जो है, ठीक है, राइट आंसर जो मैम सोचती रह रही थी, हाँ भाई क्या दूं क्या दूं, तो करेक्ट आंसर रैदास होगा, ठीक है। रैदास नहीं है, तो अंबेडकर के गुरु कौन से नहीं है, रैदास नहीं, बाकी तीनों है, गौतम बुद्ध भी है, संत कबीर भी है और महात्मा ज्योतिराव फूले भी है, ठीक है। रैदास नहीं है, तो उन्होंने वैसे अपने 3 गुरुओं को बताया है, तो उनके 3 गुरु वो लिखित तौर पे बताते हैं कि गौतम बुद्ध को मानते हैं, संत कबीर को और ज्योतिराव फूले, ठीक है, इनको अपना गुरु माना है उन्होंने। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार, ये वाली
अब देखिए, सच अ सर्च इवेंचुअली लेड हिम टू कन्वर्शन ऑफ बुद्धिज्म एंड प्रपोजल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोज में उन्होंने बौद्ध धर्म में रूपांतरण करने और भारतीय रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रस्ताव पर ध्यान दिया। ठीक है, और 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने बहुत सारे लाखों लोगों के साथ 6 दिसंबर 1956 को क्या कहते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लाखों लोगों को एक तरह से शोक में डुबा जाते हैं। बड़ी संख्या में लेखन और भाषणों में बिखरे जटिल शरीर के पीछे छोड़ दिया और नागरिक और राजनीतिक जीवन में उनके सार्वजनिक घटनाओं को फैला दिया और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए कट्टरपंथी एजेंडा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस ये बता रहे हैं इस लाइनों में कि उन्होंने लेफ्ट किया बिहाइंड कॉम्प्लेक्स बॉडी थॉट्स स्कैटर्ड एरोज अ लार्ज नंबर ऑफ राइटिंग स्पीचेस, जो अपने पीछे उन्होंने छोड़ दी थी। इवेंचुअल पब्लिक लाइफ स्पैनिंग अगोर सिविक एंड पॉलिटिकल लाइफ, रेशियल एजेंडा, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रिकंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, सो कल हम पढ़ेंगे राइटिंग्स को। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग राइटिंग्स को पढ़ेंगे। यहां तक बताओ सब बच्चों को समझ आया? आज जो बच्चे क्लास में है उनको समझ आया जो पढ़ाया मैंने आज? मैम स्टैब्लिशमेंट इसका ईयर रिपब्लिकन का, इन्होंने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना पर प्रस्ताव पर ध्यान दिया था। ठीक है, कि हाँ भाई प्रस्ताव पे लास्ट में चल रहा था, लेकिन ये बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, शुगर वुगर इनको हो जाता है। ठीक है, तो ये बीमार पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो इसीलिए फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 6 दिसंबर 1957 को, 56 को सॉरी। ठीक है, ठीक है, ओके चलिए ठीक है, थैंक यू। कल हम लोग इनकी राइटिंग्स को देखेंगे। ठीक है, कल हम इनकी राइटिंग्स को देखेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स कौन कौन सी थी। और आज के लिए थैंक यू। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। कल हम लोग पढ़ेंगे BR अम्बेडकर को। ठीक है, पार्ट 2। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।